आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट का जो ES6 फीचर्स लॉन्च हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको। बट इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स भी है और काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो है अपनी जो जावास्क्रिप्ट जो कोडिंग है उसको काफ़ी फास्ट बना सकते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट के इस ES6 फीचर को लाया जाया गया है। अगर आप इसको जानेंगे तो ES6 को हम ECMA स्क्रिप्ट 2015 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फीचर्स आए हुए हैं और जाकि इसके जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट को जो है उसको कॉन्शियस, रिलायबल और ईजियर तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी ये फीचर हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी कोडिंग में हेल्पफुल है। तो यहाँ पर मैं 10 जो है फीचर्स उनको शॉर्टलिस्ट किया है जो कि काफ़ी यूजफुल है आपकी जावास्क्रिप्ट की जो जर्नी है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन को ऐड किया है, टेम्पलेट लिटरल्स, डिस्ट्रक्टिव असाइनमेंट, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, रेस्ट एंड स्पीड ऑपरेटर्स, क्लासेस, मॉड्यूल्स, प्रोमिसेस, रेट एंड कॉस्ट एंड द फॉर ऑफ लूप। ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये सब आपके जो कोडिंग को है बहुत ज़्यादा फास्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। अगर आप ये 5 जो है फीचर उसको यूज करते हैं तो उसमें कोडिंग जो अंदर वो कोड है, अगर आप एक फीचर यहाँ पर जो एरो फंक्शन है अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप एक लाइन में कोड लिख लेंगे। बट अगर आप ओल्डर फंक्शन को यूज करते हैं, ओल्डर फीचर को यूज करते हैं, तो वहाँ आपको 5 से 6 लाइनें लिखना पड़ता है कोड। सो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे कोड एडिट पर। तो चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ कोड एडिटर पर। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट डॉट जेएस फाइल बनाई है। यहाँ पर मैंने एक नोड पैकेज डॉट जेएस वगैरह भी बनाए हैं। मैंने यहाँ पर npm पैकेज तो इनिट कर दिया है ताकि मैं क्या कर सकूँ, यहाँ पर नोड में उनको यूज कर सकूँ। सो मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ कंट्रोल बैकटिक की मदद से, और यहाँ से मैं नोड बैंड को मदद से जो टेस्ट डॉट जेएस है उसको मैं यूज करूंगा ताकि मैं कंसोल वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर देख सकूँ। अब हमारा नॉर्मल स्टार्ट हो गया है, डायरेक्टली ये हमें चीज़ें दे देगा। तो हमारा जो सबसे पहला जो फंक्शन था, मतलब ये फीचर था, वो एरो फंक्शन था। तो सबसे पहले हम एरो फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि एरो फंक्शन क्या है। तो एरो फंक्शन जो है ये हमें शॉर्ट तरीके से फंक्शन को लिखने का एक सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। मतलब बिल्कुल आसानी से छोटी एक ही लाइन में हम कोड लिख सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में हम क्या करते थे, इस तरह से फंक्शन लिखते थे। पुराने टाइम मतलब पुराने टाइम पिछले टाइम में फीचर्स में तो हम यहाँ पर एक ग्रिड फंक्शन लगाते हैं, फिर ग्रिड फंक्शन लगाया, फिर इस तरह से हम कोड लिखते थे। और फिर उस कोड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर A, B इस तरह से लिखते थे, फिर इस पर A प्लस B को लॉग कराते थे, B इसको रिटर्न कराते थे, और फिर यहाँ से हम कंसोल लॉग करवाते थे। सो लॉग में लॉग कराता हूँ और ग्रिड फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ग्रिड फंक्शन इसको कॉल करके यहाँ पर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ 4 में 5। तो यहाँ पर देखेंगे आपको रिजल्ट आया लो। अब मैंने कितने कोड लाइन्स लिखा है, यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स लिखी है। सो इस लाइन को हम वो शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब कैसे, चलिए मैं आपको यही चीज़ मैं बताता हूँ वापस। अब इसी फंक्शन को हम एरो फंक्शन की मदद से लिखेंगे। सो आपको एक वेरिएबल बनाना है, फिर एक फंक्शन बनाना है, और सिंपल आपको ये करना है, यहाँ पर A, B करना है, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाना है। जो भी टास्क परफॉर्म करना है आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब जो एरर फंक्शन है ऑटोमेटिक ही रिटर्न करता है वैल्यू को। तो रिटर्न करेगा इसके वैल्यू को, और वो जो रिटर्न होगी वैल्यू यहाँ पर ऐड फंक्शन के अंदर आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, पैरामीटर दे देता हूँ, और हमारे पास वैल्यू जो है 9 आ गई जो सेम थी। ओके, तो ये था हमारा एरर फंक्शन जो कि इजी हमारे कोड को इजी कर देता है फंक्शन लिखने के काम को। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन पर जो कि हमारा है टेम्पलेट रिटर्स। ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। जो अगर आप यूज करते हैं ना रिएक्ट वगैरह, तो इसमें काफ़ी मज़ेदार आता है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। टेम्पलेट वेरिएबल्स में क्या होता है कि हम क्या है, जो वेरिएबल्स और जो स्ट्रिंग होते हैं दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स को हम बैकटिक की मदद से यूज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को, और जो वेरिएबल्स आते हैं उसको डॉलर और कर्ली ब्रैकेट की मदद से यूज कर सकते हैं। अब कैसे, सो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ नेम अपना प्रेम। ओके, तो अब नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक ग्रीटिंग भी लिख लेता हूँ, मतलब मैं कुछ ग्रीटिंग देना चाहता हूँ, तो ग्रीटिंग में लिख लिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैक टिक लगाऊंगा।
व्यक्ति का आपको क्या मिलेगा सर, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब आएंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैक टिक एल कीबोर्ड। अब व्यक्ति क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड में इमेज में जाएंगे हम, आपको जब देखेंगे ना यहाँ पर देखिए, जो कीबोर्ड आपका कीबोर्ड होगा यहाँ कॉर्नर में स्टेप के नीचे यहाँ कॉर्नर पर आपको बैकटिक का साइन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर ये देखिए इस तरह का बैकटिक का साइन होता है। तो हम वही चीज यहाँ पर लगाएंगे, तो बैकटिक के दो निशान लगा दें। सो मैंने यहाँ पर बैकटिक लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने स्ट्रिंग लिखी हेलो, फिर मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ वेरिएबल यूज करना है जो कि मैंने यहाँ पर नेम वाला वेरिएबल बनाया। सो मैं यहाँ पर डॉलर लिखूंगा, फिर कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा, और मैं सिंपली यहाँ पर नेम लिख लूंगा। अब मुझे यहाँ पर वापस नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इतना ही लिखूंगा और फिर मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा। एक्चुअली थोड़ा ऊपर कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पर, इसलिए एरर आ रहा था। अब मैं क्या सिंपल लॉक करूंगा ग्रीटिंग को। सो ग्रीटिंग को लॉक करने पर देखिए ये क्या आएगा, हेलो प्रेम। सो वेरिएबल को भी इसने एक्सेस कर लिया और स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर लिया। तो इस तरह से आप वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के इससे आपकी कोडिंग और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो इतना काम हो जाने के बाद अब आप थर्ड में इस फीचर पर चलते हैं। जो हमारा थर्ड फीचर है वो डिस्ट्रक्चरिंग है। सो डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट की बात करेंगे अभी हम। सो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या होता है लिस्ट टीचिंग में, हम इसमें क्या करते हैं अनपैक वैल्यू को अनपैक कर सकते हैं। जिससे एरर्स और जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है उनको हम डिस्टिंक्ट के वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को ले सकते हैं। बट कैसे लेंगे, सो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक कॉस्ट वेरिएबल बनाएंगे नंबर्स नाम से। सो यहाँ पर मैंने ये नंबर्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया। सो 1 2 एंड 3 ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, एक पोस्ट और बनाता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करूंगा एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब क्या करूंगा, ये नंबर लिखे हैं ना, मैं इसको वापस अनपैक करूंगा। सो अनपैक कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कुछ नाम, तो 2 3 ये नाम लिख लिया मैंने। और यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल बनाया था फॉर एरे बनाया था नाम, वो यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, कंसोल लॉग करेंगे स्टेटमेंट को। मैंने यहाँ क्या करा, मैंने 1 को स्टेटमेंट, फिर 2 एंड फिर 3। सो 3 ओके, ये मैंने इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से मैंने नेम को कॉल कर दिया जो कि इस वेरिएबल एरे में थे। अब देखिए बट रिजल्ट में क्या मिला, एक इंडिविजुअली वैल्यूज गिन गई। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एरे थी ना उसकी वैल्यूज वो है अनपैक हो गई, हमें एक डिस्टिंक्ट में वैल्यूज मिल गई। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ वैल्यूज वगैरह प्रिंट करूँगा। अगर मुझे अगर अलग से प्रिंट करवानी होती है ना जो वैल्यू एरेज की वैल्यूज को, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था पहले के टाइम में, तो मुझे इस तरह से निकालने पड़ते जीरो इंडेक्स से। सो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है इस तरह से। अब ये वैल्यू अब कंसोल लो करूंगा तो आएगा। सो मैं कंसोल लो कर दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि एक भी वैल्यू आ गई जो कि जीरो इंडेक्स पर थी, और यहाँ पर ये आ गया। बट अब फास्ट वीडियो कोडिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले ही इस तरह से अनपैक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्चर की मदद से। मतलब हमने डिस्ट्रिक्चर कर दिया इसको, फिर हम इस डायरेक्ट वैल्यू को उठा सकते हैं। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर वैल्यू को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यू का नाम दे करके उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो ये तो था डिस्ट्रिक्चर, जो कि हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। जो ये तो था एरे के अंदर, चलो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर भी बना देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट में कैसे डिस्ट्रक्चर होती है। सो मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सबसे पहले तक। एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, और उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम। नेम मैंने डाल दिया प्रेम, और फिर मैंने डाल दिया एज। सो एज मैंने डाल दी 2 3। ओके, सिंपल। अब क्या करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट। यहाँ पर मैंने वापस डिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, तो सर मैंने नेम और एज को डिस्ट्रिक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया इस वेरिएबल का नाम। सो अब क्या करूँगा, अब सिंपल लो करते हैं हम, और नेम और एज को लो करते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरा नाम और एज यहाँ पर लोग हो चुकी है। सिंपल इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को भी इस तरह से कर सकते हैं। बट पुराने टाइम में जो अगर हम पुराने जो फीचर्स थे, पुराना वर्जन था जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पसंद लिखना पड़ता था, फिर डॉट लिख के
नेम लिखना पड़ता है। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को गेट कर देते हैं यहाँ पर, इस तरह से। बट आपको अब सिंपल मेथड मिल गया, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो इस तरह से। तो ये तो था तीसरा हमारा फीचर। अब जावास्क्रिप्ट VS6 का चौथा फीचर क्या था, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। कैसे डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ आपके लिए। सो फंक्शन बनाए हुए हम ग्रीट नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक नेम, सॉरी नेम असाइन कर देता हूँ। ओके, नेम असाइन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एक वैल्यू। सो रिटर्न करते हैं, और बाकी की वजह से मैं यहाँ पर एक चीज लिख लेता हूँ, हेलो डॉलर, और फिर मैं यहाँ पर लिख लूंगा नेम। सो जो कि मुझे यहाँ से आर्ग्यूमेंट में मिल रहा है। अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, सो मैं डायरेक्टली कंसोल लॉग में प्रिंट करवा लूंगा चीजें, नहीं तो मुझे अदर से एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ता। बट मैं डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ। सो डिलीट कॉल किया फंक्शन, बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा। तो बाय डिफॉल्ट ये नेम में कुछ वैल्यू आ नहीं रही है, तो उस एमडी में क्या होगा, ये रिटर्न में हेलो तो प्रिंट कर देगा, बट नेम में कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट आ जाए। अब ऐसे कई बार फंक्शंस बनते हैं जहाँ हम सिर्फ फंक्शन को कॉल देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू जो है प्रिंट काम करवाना पड़ता है। अब वैल्यू में क्या है, नेम में हमारे पास कुछ नहीं आया, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट में कुछ डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट में प्रेम डाल दिया है। अब मैं आर्ग्यूमेंट में कुछ पास नहीं करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रेम मिल जाएगा। बट मैं अगर आप कोई अलग नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम दे देता राजू, तो सिंपल आपको यहाँ पर नेम में राजू मिल जाए। बट अगर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, तो सिंपल ये ऑटोमेटिक प्रेम नाम गेट कर लेगा। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि फंक्शन में यूज होता है। तो पांचवा हमारा जो फंक्शन है, फीचर्स है, वो रेस्ट एंड स्पीड ऑपरेटर है। अब ये काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जहाँ पर रिएक्ट को यूज कर रहे हैं हम, तो रिएक्ट में काफी ज्यादा यूज हो रहा है, काफी यूजफुल फंक्शन है। तो इसको तो आपको जानना ही चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि रेस्ट और ऑपरेटर दोनों को हम दो थ्री डॉट्स की मदद से असाइन करते हैं। दोनों ही सेम ही चीज है, रेस्ट और ऑपरेटर, बस इसमें थोड़ा सा माइनर सा फर्क पड़ता है। रेस्ट में हम क्या करते हैं, एरेज बनाने की कोशिश करते हैं, यानी जो चीजें वैल्यूज होती है अनपैक, उनको हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैल्यूज को गेट कर सकते हैं एक एरे में। बट एक्सप्रेस में क्या होता है, एरे को हम वापस डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि फैला देते हैं, सिर्फ जो इंडिविजुअल वैल्यू होती है वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों में यूज होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट में दोनों में यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। सो ये फंक्शन बना लेता हूँ, एसक्यूएल में सम दे देता हूँ, फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर एक नंबर पास करूंगा आर्ग्यूमेंट में। सो नंबर को मैं पहले क्या करूंगा, डिस्ट्रिक्ट चेक कर देता हूँ, मतलब स्पीड या रेस्ट दोनों ही एक समान होते हैं। सो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं। सो मैं थ्री डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पर नंबर्स को यहाँ पर से रीसेट कर देता हूँ, मतलब रेस्ट कर देता हूँ। मैं अभी रेस्ट को यूज करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सो मैं रिटर्न करता हूँ। सो रिटर्न कर दिया मैंने नंबर्स को। नंबर को रिटर्न करने के बाद मैं रिड्यूस फंक्शन, सॉरी मैं इसको पहले एक्चुअली रीडर्स से यहाँ पर रिटर्न करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने फंक्शन कॉल कर देता हूँ। सो लॉग करेंगे, लॉग में ही हम सारा फंक्शन कॉल करेंगे, ताकि हमें रिटर्न मिले, तो डायरेक्टली हम उस वैल्यू को प्रिंट कर सके फंक्शन में। सो मैंने यहाँ पर 3 4 ये मैंने वैल्यू यहाँ पर डाल दी। अब एक्चुअली वैल्यू क्या है, सब में मैंने कुछ वैल्यूज डाली है ये वाली। अब ये वैल्यूज क्या है, नंबर्स में जाएगी। अब यहाँ पर एक्चुअली मुझे क्या करना है, वैल्यू एक दो तीन वैल्यू, अगर मैं ओल्ड वर्जन यूज करूँ जावास्क्रिप्ट का, तो इन सभी वैल्यूज को मुझे गेट करने के लिए ए कोमा बी कोमा सी इस तरह कोमा डी लिखना पड़ता है। बट अब क्या करना पड़ता है, अब मेरे ये इंडिविजुअल वैल्यू है, अब मैं क्या करूंगा, रेस्ट की मदद से इन सबको एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। सो मैं इस पर रेस्ट करने के लिए अब यहाँ पर एक नंबर्स लिख लिया, थ्री डॉट्स लगाकर हम रेस्ट को यूज कर सकते हैं, और स्प्लिट को भी यूज कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसको इस तरह से यूज कर रहा हूँ, ताकि जो इंडिविजुअल वैल्यू है इसको मैं एक एरिया में कन्वर्ट कर सकूँ। सो मैं यहाँ पर पहले कंसोल लॉग करूंगा। सो कंसोल लॉग करने की जरूरत नहीं है, मैं रिटर्न यहाँ पर सिंपल नंबर्स को रिटर्न करता हूँ। सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर एरिया में मुझे नंबर्स मिल गए। अब क्या करूंगा, मैं इस पर रिड्यूस फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एरे है, तो इस पर एरे रिड्यूस फंक्शन तो मैं काम करवा ही सकता हूँ। सो मैं रिड्यूस फंक्शन कॉल करता हूँ, और एक एरो फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर मैं टोटल और मैं नम को गेट करूंगा। और फिर मैं एरो फंक्शन के अंदर इसके अंदर क्या करूंगा,
टोटल प्लस नम, तीनों को दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। अब क्या हो रहा है एक्चुअली, पहले नम में आएगा टोटल, टोटल में आएगा 1 और 2, दोनों की इक्वल कॉल होंगे, जुड़ेंगे, फिर टोटल में चला जाएगा और तीसरा नंबर आ जाएगा नम में, फिर तीसरा नंबर इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि 3 और 3 के साथ 6, और 6 के साथ फिर 4। इस तरह से कितना होते हैं 10, टोटल हमारे पास आ गया वैल्यू में 10। तो इस तरह से हम एडिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं एज ए नंबर। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग की, स्प्लिट ऑपरेटर फिर। अब स्प्लिट ऑपरेटर कैसे काम करता है यहाँ पर, सो सेम मेथड, इसको लिखने का तरीका भी सेम है, बट थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कौन लिखा, मैंने एरे 1 बनाया, एक एरे बनाया, उस एरे में मैंने क्या किया है 1 2 और 3, तीन वैल्यूज मैंने डाल दी। अब मैंने क्या किया, अब क्या करूंगा, इस डी स्ट्रक्चर करूंगा। सो डी स्ट्रक्चर करने के लिए क्या होता है, एरो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2 3 डॉट और फिर एरे वाइड। सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी है जो ऊपर लिखी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एरो की वैल्यू थी वो इंडिविजुअल वैल्यू मिल गई है, डिस्ट्रीब्यूट वैल्यू मिल गई, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एरे से हम डायरेक्टली वैल्यू को गेट कर सकते थे। अब अगर पुराने वर्जन की बात करें तो हमें वैल्यू को गेट करने के लिए एरे 1 लिखना पड़ता था, और फिर साथ में वैल्यूज की वैल्यूज लिखनी पड़ती थी। सो मैंने 0 लिखा तो मुझे 1 मिलेगा इस तरह से। अब मैं इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि कंसोल लॉक करोगे तभी तो दिखेगी वैल्यू नीचे। सो मैं कंसोल लॉक करता हूँ, एक्चुअली ये हट गया था। ओके, कंसोल लॉक किया मैंने, मुझे ये वैल्यू मिल गई। तो सिंपल ये वैल्यू इस तरह से निकाल जाते हैं। अब मैं चलो इसको एक यूजेस बताता हूँ कि एरो को कैसे यूज कर सकते हैं। सो बीस टेस्टिंग मैंने ये लिखा, फिर मैंने इसको इस तरह से लिखा, और फिर मैंने क्या किया, एक और एरे बना दिया। सो 3 के बाद 4 5 और 6। बट मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ कि ये जो एरे बनाया है पहले वाला, वो भी इसके साथ ऐड हो जाए, तो इन दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाए। सो मैं यहाँ पर 2 बना देता हूँ। अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ स्पीड ऑपरेटर यूज करूंगा, और AR1 को यहाँ पर कैसे करूंगा, तो ये वैल्यू सारी यहाँ पर डायरेक्टली फैल जाएगी, और फिर जो वैल्यू है इसके साथ कॉन्केनेट हो जाएगी, और हमें जो वैल्यू मिलेगी फाइनली AR2 में, वो एक साथ मेरे मिल जाएगा। तो देखिए 3 के बाद सीधी 4 5 6 7 सब वैल्यूज जो है एक साथ मिल गए। अब यहाँ पर मैं अगर स्पीड ऑपरेटर यूज ना करूँ तो मुझे एक एरे में मिल जाएगी सारी वैल्यूज। सो सिंपल, कितना आसान मजेदार चीजें है। अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि क्लासेज है। सिर्फ क्लासेस तो हमने पहले भी यूज की होगी, आपने अगर रिएक्ट यूज करे तो वहां पर आपने क्लासेस बनाई होगी। तो क्लासेस को अब जो ये स्विच फीचर है उसके अंदर और एडवांस तरीके से हम बहुत ही शॉर्ट और क्लीन तरीके से क्लासेस बना सकते हैं। बट कैसे, तो मैं बताता हूँ। सो क्लास की लिखा मैंने, फिर मैंने एक पर्सन बनाया। तो इसको तो हम कैपिटल से बनाते हैं, क्योंकि क्लासेस को इसी तरह से बनाया जाता है। फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो नए फीचर बनाया है उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑटोमेटिक जब हम इस क्लास को यूज करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक उस क्लास जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको कॉल कर देता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ एज नाम से। सो एज रहती है एज, और इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ। ये बन गया फंक्शन हमारा एक। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट नेम, यानी कि जो इसका दिस है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैं यहाँ पर एक नेम, जो यहाँ से आर्गुमेंट में जो भी आएगा इस फंक्शन को कॉल करने पर, यानी कि क्लास को कॉल करने पर, वो हमारा नेम है वो स्टोर हो जाएगा। फिर मैं दिस डॉट एज को कॉल करूंगा, सो यहाँ पर एज कॉल हो जाएगी, सिंपल। अब ये तो इतना आसान था। सो यहाँ पर भी कोमा का सेमी कोलन लगा देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज ग्रिड फंक्शन बना दूंगा, ताकि और कॉल भी मैं चीजें और भी अच्छे से समझा सकूं, है ना। ओके, तो ये चीजें जो है रिटर्न वगैरह करते हैं बेटिक की मदद से। वापस मैं स्ट्रिंग लिख लूंगा सारी। तो हेलो माय नेम इज, और डॉलर, और यहाँ पर मैं दिस को यूज करूंगा। सो मैंने पहले भी बताया था कि हम दिस को यूज कर सकते हैं। सो मैं दिस को यूज करूंगा, और नेम को यहाँ पर जो भी दिस का नेम है वो मुझे मिल जाए, सिंपल, इतना आसान था। अब क्या करना है, अब हमें कॉलिंग करनी है, तभी तो वैल्यूज लिखी है मैं। सो पॉइंट्स मैंने बनाया, यहाँ पर मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, जो हमने क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे, फिर पर्सन को यूज करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को डिफाइन करें। अब ये तो फंक्शन कौन कर देगा हमारा, बट इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे तभी तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिक, और फिर उसके बाद ग्रिड को कॉल करेंगे। सो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देते। सो प्रोग्राम मैंने वैल्यू डाल दी, और एज डाल दी मैंने 23।
सो ये ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया इसका, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसके अंदर नेम के अंदर प्रेम चला जाएगा, एज के अंदर ये चला जाएगा, और ये लिस्ट ऑब्जेक्ट में जो है फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर फिल हो जाने के बाद हमें कौन करना है इस फंक्शन को, सो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैं कंसोल लॉग करूंगा, और ग्रीट फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, पर्सन लिखूंगा, सॉरी प्रेम लिख लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, प्रेम ही यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट नाम को। तो प्रेम नाम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है, डॉट लगाकर मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा, और फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे पैरेंथेसिस लगा दूंगा। सिंपल, इतना लगाने के बाद देखिए आउटपुट में क्या है, हेलो माय नेम इज प्रेम, तो प्रेम आ गए। सो हेलो माय नेम इज प्रेम एंड माय इज डॉलर, और डॉलर के अंदर मैं एज लिख लूंगा दिस डॉट एस। सिंपल, अगर रन होगा तो यहाँ पे एज भी मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से आप नीट एंड क्लीन तरीके से क्लासेस भी बना सकते हैं ये 6 फीचर की मदद से। तो चलिए अब चलते हैं हम 7 नंबर फंक्शन पर, जहाँ पर हम बताएंगे मॉड्यूल्स के बारे में। अब मॉड्यूल्स वाली भी एक नई चीज आई है। मॉड्यूल्स को क्या करते हैं हम, जब पहले के टाइम जो पुराने वर्जन थे उसमें हम क्या करते थे, मैं एक प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। मैंने आईएसओ का प्रोजेक्ट बनाया था, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, उसी के अंदर से मैं पब्लिक के अंदर चला जाऊँ, सॉरी चला जाता हूँ एसआरसी के अंदर, और पेजेस के अंदर चला जाऊंगा, और फिर इसके अंदर से मैं होम पेज खोल देता हूँ ना। चलो होम पेज खोल देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने होम कंपोनेंट बनाया ना, इसको पहले कंपोनेंट बनाया एयर फंक्शन की मदद से, फिर मैंने बाद में नीचे जाकर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है। ये देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। बट इसको एक्सपोर्ट करने का जो नया तरीका है ना मॉड्यूल्स को, वो कुछ इस प्रकार से है। आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट किया, फिर कॉस्ट लिखा, फिर मैंने एयर फंक्शन को निकाला, और इसको मैंने इस तरह से कॉल कर दिया। सो मैंने यहाँ पर ए कोमा बी लिखा, और फिर इस तरह से ए प्लस बी, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया डिफॉल्ट ये वाला पैरामीटर ऑटोमेटिक। एक्चुअली डिफॉल्ट नहीं, अब डिफॉल्ट अगर इसको पैरामीटर को ओपन करना है इसके लिए आपको डिफॉल्ट पैरामीटर्स लिखना होगा। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो डिफॉल्टली ये कॉल हो जाएगा अपना आप, मतलब एक्चुअली सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। ओके, पोस्ट फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है, सिंपल इस तरह से आप डिफॉल्ट को इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट डिफॉल्ट नहीं करोगे तो इसको आप इस तरह से नेम्ड फंक्शन को ये इसको कर सकते हो एक्सपोर्ट। ये नेम्ड के रूप में एक्सपोर्ट हो चुका है यहाँ से। इस तरह से एक सिंगल लाइन में आप इस चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको इम्पोर्ट करना चाहूँ ना, तो मैं एक्चुअली यहाँ पर दो चीजें को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक और लिख देता हूँ कॉस्ट की मदद से, सबस्ट्रैक्ट नाम से, और यहाँ पर मैं दो एक फंक्शन बना देता हूँ ए कोमा बी, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी लिख लूंगा, सिंपल। और सॉरी कॉस्ट को मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, कॉस्ट। ओके, इतना करने के बाद मैंने क्या किया, दोनों को नेम्ड एक्सपोर्ट किया है यहाँ से, किस फाइल में से, इस फाइल में से। मैं यहाँ पर एक और फाइल बना देता हूँ ना, चलो मैं एक और फाइल बना देता हूँ यहाँ पर। एक फाइल कौन सी बनाऊँ, मैं मेन डॉट जेएस बना देता हूँ। इसमें भी क्या करूँ, अब करना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने का भी तरीका बहुत आसान है, पहले थोड़ा सा अलग था और ट्रिकी भी था, मतलब ज्यादा लाइन कंज्यूम करता था। बट यहाँ पर आप एक ही लाइन में सारा कोड लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे और उन दोनों को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। वेल फ्रॉम फॉर्म, सही फॉर्म कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, सो एक ही फाइल में है, सो मैं डायरेक्टली इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। कहाँ से करना है, सो टेस्ट डॉट जेएस से इसको इम्पोर्ट करना है। तो इसके बाद निकलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। बट ये वर्क करेगा नहीं पता नहीं, क्योंकि ये हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट है नहीं, इसलिए अगर रिएक्ट प्रोजेक्ट रहता तो इंपोर्ट कर लेता। चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर वर्क कर गया तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ, कंसोल में करूँगा एयर फंक्शन को, या फिर मैं कॉल कर लूंगा, और एयर फंक्शन को कॉल करके मैं 2,3 वैल्यूज को यहाँ से बढ़ा लूंगा। सो एक क्रेश बता रहा है कि मतलब ये वर्क नहीं कर पा रहा है ना। चलो बट आपको अगर वैल्यूज देखोगे तो आपको वैल्यूज यहाँ पर 5 मिल जाएगी। और अगर इस तरह से लोग मैं करूंगा तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट को यूज करूंगा, सब्सट्रैक्ट को यूज करके मैं वैल्यू दूंगा जब इसको, तो 5,3 वैल्यूज दूंगा, तो वैल्यूज में मुझे सिंपली 2 वैल्यू मिल जाएगी। एक्सट्रॉक्ट इस तरह से करना है आपको,
और इस तरह से इंपोर्ट करना है, सिंपल एक ही लाइन में इस तरह से नेम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट आ जाता है तो डिफॉल्ट को यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं डिफॉल्ट पर। बट अभी हमारे पास डिफॉल्ट है नहीं, सो इसको यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह कोड लिख सकते हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। चलिए मैं वापस आपके कोड पर आ जाता हूँ यहाँ पर। ओके, अब इस तरह से ये मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका था। जो ES6 का फीचर बहुत मज़ेदार फीचर था, मैं काफ़ी इसको यूज करता हूँ। अब चलते हैं प्रोमिसेस पर। और प्रोमिसेस भी काफ़ी आसान हो गया है पहले के तुलना में। बहुत इजीली आप प्रोमिसेस बना सकते हो और बहुत ही आसानी तरीके से असिंक्रोनस ऑपरेशंस जो होते हैं उसको काफ़ी ग्रेसफुल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब कैसे, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो प्रोमिसेस होती है ES6 फीचर में, आप कोड में खेल को अवॉइड कर सकते हो, इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, यानी क्यों कोड लिख सकते हो। बट कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। सो मैं यहाँ पर कौन सा बताता हूँ, मैं यहाँ पर एक फेच से डेटा लिखता हूँ ना, फेच डेटा, फिर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ। सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, एरो फंक्शन, सॉरी कॉल बैक क्या, एरो फंक्शन बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न क्या करेंगे, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। प्रॉमिस हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास कोई जो टास्क होता है ना, इस किसी टास्क को जो टाइम लेगा इस परफॉर्म होने में, इस जिसके में कोई टास्क को परफॉर्म करने के बाद कोई वैल्यूज मिलने वाली है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉमिस को, ताकि हमारा कोड आगे चला जाए और जब उसका रिजल्ट मिले तो वो हमें बाद में कॉल करके बता दे कि ये रिजल्ट हमें मिला है। सो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन इस तरह से बना लेता हूँ। एक्चुअली रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली न्यू प्रॉमिस मैंने किया, सही किया एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। देखते क्या होता है। एरो फंक्शंस में यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ कुछ चीज़ें। सो सेट टाइम आउट, और यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे वापस, और इस तरह से फंक्शन बनाएंगे। और रिजॉल्व, हम रिजॉल्व कर देते हैं कोई चीज़ें, जैसे कि हम यहाँ पर रिजॉल्व में क्या करेंगे कि रिजॉल्व में डेटा फैच लिख लेते हैं। ओके, सेव पर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेट टाइम आउट में आपको टाइमिंग भी देनी पड़ती है, कितने टाइम तक ये कोड चलाना है। सो मैंने यहाँ पर टाइमिंग दे दी है और यहाँ पर मैंने इस तरह से बैकटिक लगा दी। अब रिटर्न कर रहा हूँ मैं प्रॉमिस, रिजॉल्व और रिजेक्ट हो रहा है। और रिजेक्ट हो जाने पर क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फेच डेटा को कॉल कर दूंगा फंक्शन को। अब डॉट देन में यहाँ पर कॉल करूंगा, और देन फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को कॉल करूंगा, रिस्पॉन्स। अब इस तरह से ये जो ES6 का फीचर है उसकी मदद से आपको ये जो है इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब बट रिस्पॉन्स एक्चुअली कहाँ है, ओके रिस्पॉन्स मैं ले लूंगा, रिस्पॉन्स कॉल बैक फंक्शन के अंदर। और मैं यहाँ पर लॉक करूंगा कुछ वैल्यू को, जस्ट लाइक रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा उसको मैं यहाँ पर कर दूंगा। एक्चुअली थोड़ी गड़बड़ कहाँ हो रही है, ओके कहीं गड़बड़ ये हो रही है। ओके, ये तो सही हो गया। मैं देखता हूँ आगे क्या होगा। मैं एक्चुअली पहले कोड लिख लेता हूँ। कॉल बैक फंक्शन की मदद से यहाँ पर भी एक लॉक करेंगे हम। ओके, लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग में हम कर देंगे एरर। ओके, ये तो लिखने का सिंपल तरीका था। ओके, यहाँ पर मैं वापस कट कर देता हूँ इसको, थोड़ा देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ गई है। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी, ये एक्चुअली रिटर्न को रिटर्न इस तरह से लिखना था। और दूसरी यहाँ पर जो है जो यहाँ पर कॉमास लगा हुआ था, सेमीकोलन, इसको हटाना है क्योंकि वो एक साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपका कोड करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या आ गया रिजल्ट, डेटा फेच आ गया। तो इस तरह से आप क्या है, एक तो सिंपल तरीके से फंक्शन को कॉल कीजिए और देन और कैच की मदद से आप रिस्पॉन्स को गेट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो इस तरह से आप प्रॉमिस को हैंडलिंग कर सकते हैं
ये 6 पिक्चर्स की मदद से। बहुत आसान तरीका है ये। तो इसके बाद एक और चीज आते थे, वो है लेट और कॉस्ट वाला। ये बहुत ही मजेदार चीज है आपको, और लेट और कॉस्ट को आपको यूज ही करना ही चाहिए अपने कोड में। इससे काफी आपकी जो इफिशियंसी बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, लेट और कॉस्ट दोनों दोनों ही जो है कीवर्ड्स है, वेरिएबल्स है, वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। मतलब इसके अंदर वैल्यूज जो होती है, ब्लॉक के अंदर जो वैल्यूज आती है उसको एक्सेस कर सकते हैं दिस वैल्यू को। बट इसके अंदर जो लेट होती है, लेट की वैल्यूज को हम रीअसाइन कर सकते हैं, बल्कि कॉस्ट की वैल्यूज को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। बट कैसे, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट इक्वल 1। मैंने यहाँ पर लिख लिया 1, और यहाँ पर मैं काउंट को वापस में चेंज करूंगा। सो काउंट को मैंने रीअसाइन कर दिया 2। तो अब ये जो कोड है ना, चलेगा। यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं देखने को मिला। देखिए सिंपली मैं अगर वैल्यूज को अगर मैं प्रिंट भी करूंगा ना, तो काउंट को मुझे 2 देखने को मिल जाएगा। सो 2 देखने को मिल गया। बट अदर केस में जो कॉस्ट है, उसमें हम यूएसआई नहीं कर सकते। सो मैं कॉस्ट लिखूंगा, और कॉस्ट में भी काउंट लिखूंगा, और काउंट के अंदर मैं लिख लूंगा 5। और 5 लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ। मैक्स सॉरी, ओके मैक्स काउंट लिख लेता हूँ, और मैं वापस इसको रीअसाइन करने की कोशिश करूँगा 10 की वजह से। बट देखिए अब मेरा क्या है, यहाँ पर जो ऐप क्रैश हो जाएगा, बट मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ऐप तो क्रैश नहीं होता शायद। मैं मैक्स काउंट की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। ओके सॉरी सॉरी, वापस काउंट को वैल्यूएबल को उसी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो ऐप क्रैश हो गया है, और यहाँ पर वैल्यूज भी जो है प्रिंट नहीं हो सकती। मैं कंसोल लॉग देखूंगा तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी कहीं एरर। सो कंसोल लॉग प्रिंट दिखा नहीं रहा है एक्चुअली, एरर ही डायरेक्ट थ्रो कर दी इसने। कंसोल लॉग तो प्रिंट होगा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहीं पर कोड फॉल्ट आ गया, तो ये कोड चला ही नहीं आगे एक्चुअली, है ना। तो एक्चुअली सॉरी, मैं यहाँ पर काउंट भी लिख लेता हूँ। कोड क्या चलेगा, पहले ये वाला लिखने। ओके, इस तरह से कोड चलेगा, बट काउंट वैसे भी, ये तो वैसे भी कंसोल लॉग नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर हमारा फेल आ गया है। तो इस तरह से आप कॉस्ट और रेट का वैल्यू का यूज कर सकते हैं। कॉस्ट का एक्चुअली तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिन्हें, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू ऐसी होती है जिन्हें हम बाद में चेंज नहीं करना चाहते, तो उसको हम कॉस्ट की मदद से लिख सकते हैं, ताकि वो कोई चेंज ना कर सके। अब जो और चीजें, लास्ट हमारा जो फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर ऑफ लूप। लेकिन लूप के अंदर हम ऑफ की को यूज करके, कीवर्ड को यूज करके, हम ज्यादा आसानी से फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। बट कैसे, तो मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ। एरे के अंदर मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, वैल्यूज डालने के बाद मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप चलाऊंगा। फोर लूप हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को गेट करने के लिए करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब उसके फोर लूप का हम यूज कैसे करते हैं। सो लूज यूज करने के लिए हम आई इक्वल, फिर इस तरह से चलाते थे, आई इक्वल 0, फिर हम कोमा लगाते थे। फिर उसके बाद हम एक स्टेटमेंट देते थे कि कहाँ तक चलना है इसको, तो आई इक्वल इस तरह से <<5। और फिर मैं इसको आई को इंक्रीमेंट करूंगा। इस तरह से हम कोड को चलाते थे। बट इसके बाद हमें वैल्यू एक एक मिलती थी। बट यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपल आसान तरीका ऑफ, सॉरी, यहाँ पर वैल्यूज गेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कॉस्ट वैल्यू को गेट करेंगे ऑफ एरे। सिंपल। अब क्या करेंगे, जो भी एरे की जो वैल्यूज होगी ना, ARR, उसकी वैल्यूज मुझे डायरेक्टली इस कॉस्ट वेरिएबल में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, वैल्यू, तो मुझे क्या करेगा, एक एक वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मुझे एक एक वैल्यू यहाँ पर मिल गई। सो इधर इतना आसान ये चीज़ था। इससे हमारे क्या है, कोडिंग आसान हो जाती है। हमें वो पूरा लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें स्टेटमेंट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कहाँ से स्टार्ट करें लूप को, कहाँ पर एंड करें। तो इस तरह से बहुत आसान हमारा कोड हो जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियोस काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें मैंने काफ़ी सारे ये फीचर्स के सारे फीचर्स को मैंने बताया है यूजर्स को, और ये आपकी कोडिंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं। इससे आप एक एडवांस जावास्क्रिप्ट प्रो लेवल के डेवलपर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे एक चीज़ और बता दूं कि हम एक गिवे भी चला रहे हैं, जिसमें हम एक सीरीज चला रहे हैं। अगर आप उस सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम आपको गिवे में फर्स्ट विनर पर 5,000 रुपये केस, डोमेन और होस्टिंग देंगे। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को देखना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।